मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति नरेंद्र से बहुत बदलाव महसूस किया। नरेंद्र मुझसे ज़्यादा प्यार अपनी भाभी दीपिका की बातों को तवज्जो देता था। यह बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी-छोटी समस्याओं पर भी वह अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बातों पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 10 साल पुरानी भाभी से लगाव तो हर देवर का होता ही और बीवी के आ जाने के बाद यह लगाव कम हो जाता है। लेकिन नरेंद्र और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नजर नहीं आया। अब तो मुझे यह लगने लगा था कि सिर्फ लगाव ही नहीं बल्कि दोनों के बीच इससे ज़्यादा कुछ है। मेरी जेठानी भी ऐसी ही, कोई कमी भी मर्द उसे देखते ही उसे फ़िदा हो जाते थे। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति नरेंद्र अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बना पा रहा था। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि नरेंद्र अपनी भाभी के कमरे से निकल कर आ रहा था और मुझे देखते ही वह घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई कि वह सुबह-सुबह नरेंद्र अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटा और बोली, नरेंद्र, तुम्हें उस औरत के साथ यह सब करना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। यह बात सुनते ही नरेंद्र ने दरवाज़ा खोला और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगा दिया और फिर मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं भी नरेंद्र को एक ज़ोरदार घूंसा लगा दिया। नरेंद्र ने मेरे हाथों को पकड़कर और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, रुचि, आइंदा अभी उस औरत के बारे में ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कहती नरेंद्र ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और आंगन में चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही लेकिन वह मुझे देखने तक नहीं आया और सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। आधे घंटे में मैं भी अपना सामान पैक किया और अपने मायके शीतलपुर के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने भी पूछा कि कहाँ जा रही हो? मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे इस तरह जाने की खबर नरेंद्र को भी लग चुकी थी। बस स्टैंड से सीतापुर की बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई। वह मुझसे लगातार कॉल कर रहा था लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और घर पहुंचते ही आकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और अपनी माँ को सारी बातें रो रो के बताने लगी। बोली, तूने बिल्कुल सही किया रुचि, जो यहाँ आ गई है। अब तू नरेंद्र के पास कभी नहीं जाएगी। जब नरेंद्र उसे चुड़ैल के मकान से अलग रहने का कसम खा लेगा, आखिर तभी तुम उसके पास जाओगी। आखिर किस चीज़ की कमी है? कीर्तिनगर में उसके 2 प्लॉट हैं, वह मुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन पिंकी भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। पिंकी की शादी होने वाली थी, 5 महीना ही रह गए थे। मेरी हालत देखकर वह भी ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई रोहित अपनी जॉब से घर आया हुआ था। मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर वह भी परेशान हो गया। पिंकी ने रात का खाना बनाया और हम सब एक साथ खाना खाने बैठ गए। खाने के दौरान मैंने अपना फ़ोन ऑन किया था कि नरेंद्र का फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने कहा, दिखा तो। मुझे गुस्से से बोली, फ़ोन दे मुझे, मैं उस कमीने से बात करती हूँ। मैंने माँ को फ़ोन नहीं दिया और खाना ख़त्म करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैं नरेंद्र का फ़ोन रिसीव किया तो नरेंद्र ने कहा, रुचि, तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो। याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ही कीर्तिनगर आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा। नरेंद्र की यह धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगी? तुम यही तो सोचते चाहते थे कि मैं वहाँ से चली जाऊँ, अब जी भर के उस चुड़ैल के साथ अय्याशी करो। तुम बुलाने भी आओगे तब भी मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी।
इस बात के 3 महीने गुजर चुके थे। मैं नरेंद्र का इंतज़ार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो चुका तो मैं दौड़ी हुई कीर्तिनगर पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन 3 महीने में एक बार भी उसने कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि नरेंद्र मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। अब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है, तो फिर मुझे ऐसी साधारण लड़की की उसे क्या ज़रूरत है। मैं नरेंद्र को लेकर बहुत निराश हो चुकी थी और मुझे इस हालत में देखकर मेरे घर वाले को भी दुख होता। जैसे-जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नज़दीक आ रही थी, घर के काम बढ़ते जा रहे थे। पिंकी की शादी को अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे और मेरे पापा भी 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा पिंकी की शादी के बाद वह मेरे ससुराल जाकर नरेंद्र से फाइनल बात करेंगे। अगर वह मुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं हुआ तो उसे परम दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए जैसे-जैसे पिंकी की शादी की तारीख नज़दीक आ गई थी, मेरे दर बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 5 महीने वक्त गुजर चुका था। पिंकी की शादी में केवल 20 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैं नरेंद्र को कॉल मिलाया और बोली, नरेंद्र, तो तुम शादी में नहीं आओगे? नरेंद्र ने कहा, मुझे तो अभी तक नहीं मालूम कि शादी किसकी है। मैंने कहा, 6 तारीख को पिंकी की शादी है नरेंद्र का, लेकिन तुम्हारे घर में तो मुझे किसी ने खबर ही नहीं दी, ना ही शादी का कार्ड ही पहुंचाया। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। नरेंद्र ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर मुझे दामाद समझते होते ज़रूर खबर करते, लेकिन न कॉल व तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, तुमसे मैं कह रही हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? नरेंद्र ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन सीतलपुर पहुंच जाऊंगा। पिंकी की शादी की सुबह उठकर मैंने गुलाबी साड़ी पहन ली। यह साड़ी मुझे नरेंद्र ने ही गिफ्ट की थी। उसे यह साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि नरेंद्र दोपहर तक सीतलपुर आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वह रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। मैं सुबह ही नरेंद्र को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन न नरेंद्र आया, ना ही उसका कोई कॉल आया। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक पिंकी खुशी-खुशी विदा हो गई और मेरे दुखों का पहाड़ सीने टूटने लगा था। मैं अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वालों को लग रहा था कि मैं पिंकी की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बावजूद अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई और मैं अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आज कीर्तिनगर चली जाऊँ। मेरी इस बात पर मेरी माँ मुझे बेहद नाराज़ हुई और बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय न निकाल पाया हो, उसके पास तेरे लिए वक्त भी कहाँ होगा। तू सब्र कर, तेरे पापा पुलिस विभाग में मामूली कांस्टेबल ही हैं, तो क्या हुआ, उसे नरेंद्र और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा यह बात पता चली तो वह भी बेहद नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे कीर्तिनगर जाने से सख्ती से रोक दिया। मैं दिन भर नरेंद्र को कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फ़ोन अब तक भी स्विच ऑफ ही था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब नरेंद्र की ओर से कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और नरेंद्र का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। नरेंद्र का ही फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। उधर से नरेंद्र की आवाज़ आई। वह रोते हुए बोला, रुचि, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बच सकता है। नरेंद्र ने कहा, अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। इतना कहकर नरेंद्र फिर से रोने लगा। मैंने कहा, नरेंद्र, क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? नरेंद्र ने कहा, परसों देर रात भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौत
मौके पर ही डेथ हो गई है और मैं भाभी अभी भी आगरा हॉस्पिटल में है। नरेंद्र के मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फ़ोन कटने के बाद मैं घर वालों को यह बात बताई तो मेरे घर में भी एक मातम सा बरस गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले नरेंद्र के भैया और भाभी से नफ़रत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उनसे पूरी नफ़रत ख़त्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई रोहित को बुलाकर आगरा के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह के 4 बजे तक हम लोग आगरा अस्पताल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी दीपिका की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को बच्चा नहीं हो रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद भी लोग अलग-अलग मंदिरों में मन्नत के लिए जा रहे थे। 2 दिन पहले ही दोनों पति-पत्नी मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ जी तो मौके पे ही खत्म हो गए और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो जाएगा, लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले सीतलपुर जा चुके थे। अब अस्पताल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी। नरेंद्र सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते वक्त अस्पताल से होते हुए घर जाते। मैं अस्पताल में रहकर रात दिन अपनी जेठानी की सेवा करने में लगी रहती। 1 महीने बीत चुके थे। अब वह अस्पताल ही मेरा घर हो चुका था। इस बीच मेरी जेठानी की सेहत में सुधार ज़रूर हुआ था कि वह होश में आ चुकी थी। उन्हें उनके पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से बोल नहीं पा रही थी। उसी दौरान नरेंद्र भी आ गया था। नरेंद्र अपने बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर आधे घंटे के बाद वापस आ जाता, पसीने में नहाता हुआ और बगल में मेरे लेट जाता। मेरा बच्चा भी होने में अभी 15 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रासलीला अब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं तो हफ्तों तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए बच्चा होने के से पहले ही मैंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को नरेंद्र घर आया तो हमेशा की तरह वह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था और जो उसका गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आ जाओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिला लाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं रोज़ की तरह सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं नरेंद्र के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। नरेंद्र जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ और 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। नरेंद्र के हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की ओर आता देखकर मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही नरेंद्र ने कहा, तुम अभी तक लेटी नहीं, सोई नहीं हो क्या? उठो, थोड़ा खाना खा लो, मुझे भी भूख नहीं है। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था, मुझे इसके लिए खाना पड़ा। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही नरेंद्र ने कहा, रुचि, मैं कल की ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। उसकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? नरेंद्र ने काम में सुबह जल्दी ही निकल पाऊंगा। कल भाभी की कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद नरेंद्र जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी और फिर जैसे ही सुबह उठकर नरेंद्र ने नाश्ता बनाया, मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल के लिए निकल गया। नरेंद्र के जाते ही मैं मार्केट गई और वहां से जासूसी कैमरा खरीद कर लाई और उसे कमरे को अपनी जेठानी के रूम में ऐसी जगह फिट कर दिया जहां से उनका पूरा कमरा कैच कर रहा हो। उसे कमरे में मैंने अपने मोबाइल से कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया।
मुझे यह सब करते हुए दोपहर के 3 बज चुके थे। तभी नरेंद्र का कॉल आया कि वह अस्पताल से वापस आ रहा है। मैं आज अपने काम से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास जो सबूत होगा उसके आधार पर नरेंद्र और उसकी भाभी की असलियत मेरे लिए राज बनकर नहीं रह पाएगी। नरेंद्र अपनी भाभी को लेकर अस्पताल से घर आया और भाभी को कमरे के बेड में लेटाकर मेरे कमरे में आ गया और की गंदी हुई चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उसे गंदी चादर की जगह पिछले दिन धोई हुई चादर को बिछा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे में बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतारकर उन्हें धोए और साफ कपड़े पहनाया और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही नरेंद्र अपनी ड्यूटी पर निकलता, मैं अपने मोबाइल में दीपिका के कमरे में छुपाई गई जासूसी कैमरे को रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाती और हर बार मुझे नरेंद्र का वही रूटीन नज़र आता। नरेंद्र अपने भाभी के कमरे में उसके साथ जो करता वह या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपने माँ के लिए ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और अस्पताल में एडमिट हो गई। 2-3 दिन बाद ही मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया और कुछ दिनों में ही अपने बेटे को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को नरेंद्र और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख दिया और मुझसे बोली, रुचि, तू बहुत नादान है। ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं है, बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। आज शीतलपुर के लिए निकल रही हूँ। कुछ दिनों बाद तू भी शीतलपुर आ जाना। मैं तुझे अब और यहाँ रहने नहीं दूँगी। जिस दिन मेरा लड़का 1 महीने का हुआ उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और अगले दिन हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। दीपिका की मौत के बाद नरेंद्र बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। उसका दिल एकदम टूट सा गया। लग रहा था जैसे नरेंद्र की सगी माँ की डेथ हो गई हो। कुछ समय बाद एक दिन मैं नरेंद्र का मूड देखकर उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा, नरेंद्र, अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई अपने बेटा या माँ से भी नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? नरेंद्र ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे बड़े भाई सतीश ने बचपन में बहुत कुछ झेला है। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प कर लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मजदूरी कर मुझे पढ़ाया लिखाया। 10 साल पहले मेरे बड़े भैया ने दीपिका से शादी की, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। दीपिका भाभी ने माँ बाप भी उसे छोड़कर इस दुनिया में जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी वह सब उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दी और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। अपनी सगी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी को सगी माँ से की कमी पूरी कर दी थी। 5 साल पहले मुझे निमोनिया हो गया था और महीनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था और कोई दूसरी औरत होती तो वह मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती। लेकिन मेरी देह में इतनी ताकत नहीं थी कि इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर नरेंद्र मेरे कंधों पर सर रखकर रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। साथ ही नरेंद्र को लेकर मेरी सारी गलतफहमियां भी दूर हो चुकी थी। खुद को बेहद खुशनसीब समझने लगी कि मुझे नरेंद्र जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फ़ोन लगाया और बोली, माँ, अब मैं शीतलपुर नहीं आऊँगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो ना तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल में पहली बार हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।